माँ रिश्ता बहुत ही अच्छा है। अजय मेरे ऑफिस में ही काम करता है, उसी का छोटा भाई है माँ, वो बैंक में जॉब करता है। माँ रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारी बच्ची के लिए इतना अच्छा रिश्ता हमें फिर से नहीं मिलेगा। और माँ हमें भी तो आखिर बच्ची की शादी आज नहीं तो कल करनी ही है ना, तो इससे बेहतरीन रिश्ता हमें नहीं मिलेगा। और वैसे भी वो लोग दहेज के लालची नहीं है, उनका घर बहुत अच्छा है माँ। बस एक बार आप रिश्ते के लिए हाँ कर दो तो फिर मैं देखा देखी की बात कर चलाऊं। पर बेटा अभी इतनी जल्दी क्या है शादी की? अभी तो देख तेरी शादी जल्दी हो गई, तूने अपनी मर्जी से कर ली, पर अभी बिट्टी की शादी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अभी अभी तो उसकी पढ़ाई खत्म हुई है, 2-4 साल बेचारी घर रह लेती, कुछ सीख लेती, ऐसे कैसे ससुराल चली जाएगी? तो फिर अरे माँ जी, सीखने सिखाने की क्या बात है? आप मुझे बोलो, मैं 1 हफ्ते में ही उन्हें सबको सिखा दूँ। पर आप ही ना अपनी बेटी को कोई काम करने ही नहीं देती। लेकिन माँ जी जरा सोचिए, शादी तो करनी ही है और आज इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है और फिर कल पता नहीं कैसा घर परिवार मिले। तो माँ जी ठीक है ना? माँ आराध्या सही कह रही है बिल्कुल। इतना अच्छा रिश्ता अगर हमारे हाथ से चला गया ना तो दोबारा इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा माँ। फिर रिश्ते तो बहुत मिलेंगे पर ऐसा नहीं मिलेगा। मैं अजय को अच्छे से जानता हूँ, वो खुद भी बहुत अच्छा इंसान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका घर परिवार भी वैसे ही होगा। माँ एक बार आप हाँ कर दो, फिर सबसे मिल लो। बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ। अगर मेरी बहन को लड़का पसंद आता है और लड़के को मेरी बहन और आपको उनका घर परिवार, तभी बात आगे बढ़ेगी। पर मिलने मिलाने में क्या ही हर्ज है। ठीक है बेटा, फिर आज नहीं तो कल बिट्टी की शादी तो करनी ही है। ठीक है फिर, अगर तू कह रहा है अच्छे लोग हैं तो मिल लेते हैं, मिलने में क्या ही हर्ज है। ये तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात हो गई। माँ जी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। मैं भी जाती हूँ, जरा ननद जी को भी खुशखबरी सुना कर रहती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोला भटूरा खाना है तो मतलब खाना है। आज मेरा दिल हो रहा है, चाहे जैसे बनाओ, मुझसे इससे मतलब नहीं है। मेरा दिल आज कर रहा है खाने को तो बनाओगी कल सुबह, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा जो मन होगा वही बनेगा। और जल्दी बनाती हो या मैं मम्मी को बताऊं अभी? अरे बच्ची पर बात समझो, छोले भटूरे बनाने के लिए सुबह छोले भिगाने भी पड़ते हैं। तुमने मुझे सुबह बताया होता तो मैं छोले भिगा देती, पर अभी अचानक से कैसे मैं बना दूं? बिना भिगाए छोले छोले नहीं बन सकते। समझने की कोशिश करो बच्ची। मैं वो सब नहीं जानती, वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है। झोला उठाओ, जाओ बाजार चली जाओ और जाकर लेकर आओ भीगे हुए छोले। ओ छोटी भाभी, तुम्हें क्या हो गया? ये पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? हाँ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? माँ से बताऊं क्या कि मेरा मजाक उड़ा रही हो खड़ी होकर? हाँ, माफ करना ननद रानी, पर तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर ना बहुत ही अजीब लगता है। पढ़ाई खत्म हुई तो तुम्हारे 3-4 साल हो गया ना, इतना भी नहीं जान पाई तुम कि भीगे हुए छोले बाजार में नहीं मिलते। अरे अब तो सब सीख लो, परसों तुम्हें देखने आने वाले हैं। कल को शादी फिक्स हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो वहाँ क्या करोगी? भीगे हुए छोले बाजार से लेकर आओगी। क्या क्या कहा तुमने? माँ ने मेरी शादी फिक्स कर दी है, परसों मुझे देखने आने वाले हैं। ऐसा कैसे कर सकती है माँ? मुझसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकती है? देखा देखी का प्रोग्राम भी रख लिया, मुझसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मेरे बिना इजाजत के माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उन लोगों से मिलूंगी ही नहीं, मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं है। हाँ नहीं तो क्यों? क्या हुआ ननद रानी, कोई और पसंद है क्या? अगर ऐसा है ना तो अभी के अभी बता दो, कल को हमारी नाक मत कटाना। तुम्हारे भैया बहुत मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, पता चले कि ये कांड करके बैठी हो। बता अभी तो, अगर कोई पसंद हो तो मैं अभी अभी पूछ लेती हूँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। चुप करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। माँ से मैं खुद बात कर लूंगी, मुझे शादी नहीं करनी, समझी? मैं अच्छे से समझ रही हूँ, ये जरूर इस छोटी भाभी का ही प्लान है। जैसे ही ये घर में आई, मुझे इस घर से निकालने का प्रोग्राम बना रही है, पर मैं इतनी आसानी से इस घर से जाने वाली नहीं हूँ। अभी तो मैं तुम्हारी छाती पर बैठकर मूंग धरूंगी, देखना तुम। सच में छोटी, क्या सच में ननद रानी को देखने आने वाले हैं लोग? तो हमें तो बहुत सारी तैयारी करनी होगी। उस दिन के नाश्ते में क्या क्या रखना है, चाय नाश्ते में क्या क्या देना है, क्या क्या बनेगा, माँ जी से सब पूछकर पहले ही तैयारी कर देती हूँ। हॉल रूम भी साफ कर देती हूँ। बस भगवान करे कि सब अच्छे से हो जाए। भगवान मेरी ननद की जिंदगी में खूब ढेर सारी खुशियाँ लाए। भले ही बहुत ही नकचढ़ी रही हो, पर मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी हमेशा। भगवान से दुआ करूंगी कि ये जिंदगी में सुखी रहे। अरे दीदी, आप ना
टेंशन मत लिया करो इतनी। सबकी खुशी के बारे में सोचती हो पर अपनी ही खुशी के बारे पे ध्यान नहीं देती। हाँ नहीं तो खाने चाय नाश्ते सबका मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। ये शादी अच्छे से हो जाए यही मेरी भी इच्छा है। पर देख रही है ननद जी की नखरे, अगर ऐसे ही नखरे करती रही ना तब तो होने से रही ये शादी। हाँ पता नहीं क्यों वो इनकार कर रही है शादी से। ऐसा ही रहा तो फिर करती है तो करती रहे, मैं भी आराध्या हूँ, मैं तो उससे शादी के लिए हाँ करवा कर ही रहूंगी। अभी ना करती है ना करती रहे। भगवान बहुत दिनों के बाद इस घर में कोई खुशी आई है। देवर जी की शादी हुई, खुशी तो मुझे बहुत हुई पर माँ जी की नाराजगी की वजह से खुशी अधूरी रह गई। इस बार भगवान करे कि अच्छे से खुशियाँ आए, पूरा परिवार एक साथ रहे, ननद रानी भी रिश्ते के लिए हाँ कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यार भगवान की कृपा से देखे देखे कि प्रोग्राम तो अच्छे से हो गया। लड़के को लड़की पसंद भी है और उनके घर वालों को भी बिट्टी बहुत पसंद आई है। पर बात यह है कि अब शादी का क्या, कैसे क्या खर्चा, अब कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़े भैया से कैसे बात करूं, पापा से कैसे बात करूं, अगर नहीं बात की तो फिर शादी का खर्चा कैसे क्या होगा और पूरा सब कुछ कैसे होगा। और ऊपर से बिट्टी अलग मुसीबत है, उसने तो उन लोगों के जाने के बाद ही कह दिया कि वो ऐसे घर में शादी करेगी ही नहीं जहाँ उस लड़के के माँ बाप, उसके बड़े भैया भाभी सब एक घर में एक साथ रह रहे हों। अब ऐसे में क्या होगा, अगर वो शादी के लिए तैयार ही नहीं होगी तो मैं कहाँ से उसकी शादी करा दूंगा। जैसे तैसे माँ ने डांट डपट कर उससे देखा देखी तो करवा ली, पर वो शादी के लिए अगर तैयार नहीं होगी ना तो माँ भी कुछ नहीं कर पाएंगी। ओहो मेरे प्यारे पतिदेव, इतनी चिंता मत करिए वरना समय से पहले आपको बुढ़ापा आ जाएगा। अभी तो एक भी बच्चे के बाप भी नहीं बने हैं आप और सीधे दादा लगेंगे मेरे बच्चों के। तो इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो आप, कुछ टेंशन हम पर भी छोड़ दिया करो। ये ना चीज़ आपकी ज़िंदगी में किस लिए है भला, अगर आपकी चिंता भी ना दूर कर सकूं तो। हाँ वैसे ये बात तो तुमने मुझे सही याद दिलाई। अब बिट्टी के घर के से जाने के बाद घर बहुत सूना सूना सा, खाली खाली सा नहीं हो जाएगा। क्या कहती हो, घर में एक आध मेहमान तो बढ़ने चाहिए, है ना। बिल्कुल सही कह रही हो, अगर बहुत समय लगा दिया तो वाकई में मैं अपने बच्चों का दादा लगूंगा, पर मुझे तो भाई पापा बनना है। क्या बोलती हो तुम, मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तरासा जिसे, तुम वही संग मर मर की तस्वीर हो, तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो, तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। सुनिए रुक जाइए, मैं कह रही हूँ रुक जाइए। अरे मैंने ऐसी भी कौन सी गलत बात कह दी, आप अभी अभी तो आए हैं, मैंने बस आपसे जो दिन में हुआ वही बता रही थी। बिट्टी का रिश्ता तय हो गया, बस इसी बारे में बात कर रही थी। प्लीज नाराज मत होइए, प्लीज मत जाइए, सुनिए तो। मुझे ना तेरी कोई बात नहीं सुननी है, हट जा मेरे रास्ते से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करमजरी हट। अरे सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए तो। अरे ये तो जेठानी जी की आवाज है, और जेठ जी उन्हें किसी बात पर डांट रहे थे। जेठ जी हमेशा जेठानी जी से इतना नाराज क्यों रहते हैं? जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने कभी दोनों को साथ में एक दूसरे के हंसते बोलते नहीं देखा। आखिर बात क्या है? आप आखिर मुझे बताते क्यों नहीं है कि आखिर जेठ जी ऐसे व्यवहार क्यों करते हैं जेठानी जी के साथ? आखिर वजह क्या है उसकी? मैं तुमसे क्या ही कहूँ, समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ। बस यही समझ लो कि भैया को जो चाहिए था वो भाभी नहीं है। भाभी
चाहिए था भाभी, आपकी खुशियाँ चाहिए, दे सकती हैं आप मुझे। ये झूठा खुशी का चोला ओढ़कर किसे बेवकूफ़ बना रही हैं। मैं आपके साथ इतने दिनों तक रहते रहते आपकी रग रग से वाकिफ़ हो गई हूँ। इतना तो मैं जान गई हूँ कि आप अंदर से बहुत दुखी रहती हैं, पर परिवार का सुख, परिवार की खुशियाँ, बस यही सब कुछ देखती हैं आप। अपने बारे में तो कभी सोचती ही नहीं है। भाभी आखिर बात क्या है? मुझे कोई नहीं बताता इस घर में, कम से कम आप तो मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। ऐसा कुछ नहीं है छोटी, क्या करने तो मेरे बारे में सोच रही है। तेरी नई नई शादी है तो उस पर ध्यान दे, ननद जी की शादी होने वाली है उसकी तैयारियों पर ध्यान दे। ऐसा नहीं है भाभी, आप भी तो इस घर की सदस्य हैं। अगर घर का कोई एक मेंबर भी दुखी रहेगा तो क्या परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं? आप मुझे बताइए कि आखिर जेठ जी आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? आखिर बात क्या है, वजह क्या है? वजह यही है छोटी जो तू जानना चाहती है। वजह दरअसल यही है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करते। अपनी शादी के दूसरे दिन ही मुझे पता चल गया था कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे वो अपनी जिंदगी में देखना चाहते थे। तुझे पता है छोटी, मैं भी बहुत से अरमान लेकर इस घर में आई थी। सोचा था अच्छा सा पति मिलेगा जो हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहेगा, अच्छी सास होगी, माँ जैसी, प्यारी बहन जैसी ननद होगी। पर मेरा एक भी सपना नहीं पूरा हुआ। ना तो सास ने मुझे कभी अपनी बेटी समझा, ना ननद ने मुझे अपनी भाभी। मैं इस घर में अकेली होकर रह गई, और होती भी क्यों ना। औरत का सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है, पर मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं थी। शादी के दिन ही उन्होंने मुझे बोल दिया कि उन्होंने ये शादी मजबूरी में की थी। मेरे घर से उन्हें बहुत सारा दान दहेज मिला था और रुपया पैसा मिला था, जिसके बल पर उन्हें अच्छी सरकारी नौकरी मिल रही थी, और इसी नौकरी को हासिल करने के लिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और बस इसीलिए मैं इस घर में आ गई। इतना सारा दान दहेज देने के बाद मेरे भैया भाभी ने वापस से मुझे उस घर में जाने के लिए मना कर दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि ससुराल में मुझे दुख है, तो मेरी अपनी माँ ने मुझसे कहा कि दुख सुख सहकर भी बेटी अपने ससुराल में ही रहे, क्योंकि लड़की की अर्थी उसके ससुराल से ही निकलती है। ये कहकर मेरी माँ ने भी मुझे यही कहा कि तुम यहाँ रहो, अपने ससुराल में ही रहो, संतोष करना सीखो। मैंने संतोष करना सीख लिया छोटी, पर कभी कभी ये बात बहुत चुभती है जब मैं जानती हूँ कि मेरे अपने पति मुझे छोड़कर किसी और से मिलने जाते हैं। जब मैं ये जानती हूँ कि उनका रिश्ता किसी और औरत के साथ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें पता है वो एक अंजलि नाम की लड़की से प्यार करते हैं, वो उनके ऑफिस में ही काम करती है। अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, उनके पास नौकरी हो गई है, अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैं तो बस इस घर में एक सामान बनकर रह गई हूँ जो सिर्फ लोगों के उपयोग के लिए उसके काम आती हूँ। मेरे पति तो मेरी ओर देखते भी नहीं है। तुम्हें पता है छोटी, जब मुझे इस बारे में पता चला था मैंने माँ जी से बात की थी, तब तुम्हें पता है माँ जी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि कमी मुझ में ही है, मैं अपने पति को बांध कर नहीं रख पाई। अगर मैं अच्छे से पेश आती तो मेरे पति कभी बाहर नहीं जाते। ये कहकर उन्होंने कभी अपने बेटे को कुछ नहीं समझाया। मैं इस घर में घुट के रह गई। मेरी ये दास्तान सुनने वाला भी कोई नहीं था। आज पहली बार मुझे बहन जैसी तुम मिली हो। तो तुमसे अपने दिल की सारी बात ना जाने क्यों कह दी, छिपा नहीं पाई मैं। दीदी शांत हो जाइए, रोइए नहीं आप, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। दीदी, इंसान को जिंदगी ना इस जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है, और ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए, अपने मन मुताबिक जीना चाहिए, ना कि लोगों की बातों में आकर वैसे ही जिए जैसे लोग चाहते हैं। दीदी, ज़िंदगी आपकी अपनी है, जो बर्बाद हो रहे हैं साल, ये आपकी अपनी ज़िंदगी के हैं जो वापस लौटकर आपके पास नहीं आने वाले। मानती हूँ आज तक आपने लोगों की परवाह की, लोगों की सेवा की, पर अब समय आ गया है आप खुद के बारे में सोचिए। आप दीदी मेरी बात मानिए तो आप सेल्फ डिपेंड बनिए। सबसे पहले आप खुद के पैरों पर खड़ी होइए, जिससे अपनी ज़िंदगी के फैसले आप खुद ले सको। सेल्फ डिपेंड? पर कैसे? मैं कैसे सेल्फ डिपेंड बन सकती हूँ? तुम्हें पता है मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की है, उसके बाद उसकी आगे की पढ़ाई मेरे घर वालों ने मुझे करने ही नहीं दी। क्योंकि उनका मानना था लड़कियां चाहे जितना भी पढ़ लिख लें, करना तो उन्हें चूल्हा चौका ही है। और इतने सालों में मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? कैसे सेल्फ डिपेंड बनूंगी मैं? हाँ, कहाँ नौकरी मिल रही है मुझे? दीदी
ज़रूरी नहीं है कि इंसान नौकरी करके ही कामयाब बने, उसके पास बस अपनी कोई स्किल होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पारंगत हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपसे बेहतर कोई ना कर सकता हो, आपको ऐसा लगता हो कि जो काम आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता, कुछ तो ऐसा होगा। प्लीज़ सोचो ना। पारंगत? मैंने बचपन से सिर्फ चूल्हा चौका ही किया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ये तो बहुत ही बढ़िया है, आपने चूल्हा चौका ही तो किया है। सही बात है दीदी, आपसे अच्छा खाना तो कोई भी नहीं बना सकता। आपके हाथों की शाही पनीर तो एकदम होटल वाली शाही पनीर को भी फेल कर देती है। बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, देखा ना आपने, मैंने कहा था ना कि बस हमें सोचना चाहिए, बाकी तो सब कुछ हल हो जाता है। इस दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका कोई जवाब ना हो दीदी। हाँ, ये ज़रूर है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाते। आपने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। मतलब मैं चूल्हा चौका करूं लोगों के घरों में जाकर? अरे नहीं दीदी, ये नहीं, आपका अपना बिजनेस होगा। आप ना कैटरिंग सर्विस चलाओ। यहाँ मोहल्ले से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस जाते हैं और वो खुद का खाना नहीं बना पाते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और सुबह उन्हें खाने की टेंशन होती है, बच्चों को टिफ़िन नहीं दे पाते, अपना ऑफिस भी लेकर नहीं जा पाते। यही आपका बिजनेस है, आप कैटरिंग सर्विस चलाओ और ऐसे लोगों को खाना पहुंचाओ, उनके सुबह का खाना, उनके दोपहर का खाना। इतना आप मैनेज कर दोगी ना तो वो खुश हो जाएंगे। आपके हाथों का हेल्दी और टेस्टी खाना खाकर ना लोग वाह वाह करेंगे और आपका बिजनेस ना 4 दिन में ही चांद छूने लगेगा। तुझे क्या लगता है माँ जी क्या ये सारा बिजनेस चलने देंगी? माँ जी घर की बहुओं की काम करने के ना सख्त खिलाफ है, और अगर उन्हें पता चला ना कि मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी रही हूँ तो न जाने मेरा और तेरा क्या हाल करेंगी। मैं ये नहीं कर सकती। ओहो दीदी, आप ना मेरी बात सुनो। जब भी हमें कुछ अच्छा करना होता है ना तो थोड़े रूल तो तोड़ने ही पड़ते हैं। ज़िंदगी में अगर सारे रूल मानकर नियमों के हिसाब से चलोगी ना तो ज़िंदगी सीधी रेखा में जाएगी, पर अगर ज़िंदगी को ऊंचाइयां देनी है ना तो एक आध नियम तो तोड़ने ही पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा रिस्क है पर कोई नहीं, रिस्क तो लेना ही चाहिए लाइफ में, सब बेटर हो जाएगा। आप चिंता मत करो, बस एक बार ये बिजनेस आपका चल जाए ना फिर देखना। आप बस मेरी बात सुनो, मैं ना कल कुछ टिफ़िन ले आऊँगी मार्केट से और हम बस चुपके से ही कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह का नाश्ता बनाएंगे और पहले लोगों को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर फ्री में देंगे। फिर देखना ऑर्डर खुद ब खुद आने लगेंगे। ये बिज़नेस ना हमारा 4 दिन में चमक जाएगा, और एक बार आपका ये बिज़नेस चमक गया ना दीदी तो फिर देखना आपकी ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी, यूँ। देख छोटी, मैं तुझसे अब भी कहूंगी, मेरी जिंदगी सुधारने के चक्कर में तो कुछ ऐसी गड़बड़ मत कर देना कि तेरी अपनी जिंदगी खतरे में आ जाए। देवर जी ने तुझसे शादी करके पहले ही बहुत बड़ा झगड़ा मोल ले रखा है माँ जी से। माँ जी पहले ही गुस्साई हुई है। प्लीज कुछ ऐसा मत करना कि बेचारे के सर पर फिर से कोई नई मुसीबत आ जाए। अरे दीदी, कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो आप। ये इतनी रात गई किचन में खड़ी होकर क्या प्लानिंग कर रही थी आप दोनों? अच्छी से समझती हूँ मैं तुम दोनों की प्लानिंग। यही थी ना कि कैसे मुझे इस घर से बाहर निकाला जाए। पर एक बात तो मैं अच्छे से बता दूं, जब तक मैं किसी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी ना मेरे भैया ना मेरी मम्मी मेरा रिश्ता कहीं नहीं कराने वाले। और मैं तुम्हें बता दूं, भले ही उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया हो पर मैं इस रिश्ते के लिए इनकार करने वाली हूँ। बस अच्छे से समझ लो, मैं कहीं जाने नहीं वाली, तुम दोनों के सर पर ही बैठूंगी और तुम दोनों को आजाद होने नहीं दूंगी मैं। हे भगवान, ये ननद तो मुझे सांस नहीं लेने दे रही है। सबसे पहले ना मुझे इसका ही कुछ करना पड़ेगा, वरना तो ये मुझे कुछ करने ही नहीं देगी। सांस नहीं लेने दे रही है ये मुझे, सच में। एक तो मैं इससे बहुत परेशान हूँ। सुबह के 11 बजने को आई है, अभी तक महारानी की नींद नहीं खुली। कुछ करो भी तो कैसे, 11 बजे सोकर उठती है और रात को 8 बजे ही सो जाती है। कुंभकर्ण भी फेल है इसके आगे। जल्दी से इसे ससुराल पहुंचा दूं, इसकी सास ही इसे सुधारेगी। वैसे भी अजय की मम्मी लग भी रही थी सुधारने वाली। बहुत ही अच्छी सास मिलेगी इसको, जैसे मुझे मिली है ना उससे भी ज़्यादा। लगता है आ रही है। ये सुबह सुबह यहाँ बरामदे में किससे बात कर रही है? अरे बहन, अब तुझे क्या ही बताऊं, जो पैसे मिले थे शादी में सब इकट्ठा करके रखी थी मैं, और कुछ पैसे अपना जो जॉब करती थी ना तब जो पैसे इकट्ठा हुए थे वो सारे पैसे सब मिलाकर मैंने एक बढ़िया सा सुंदर सा 9 लखा हार खरीद लिया था। अब मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी और ननद जी की शादी इकट्ठा ही पड़ेगी। अब देखो ना, लेकिन वो तो कह रही थी कि वो शादी से इनकार करने वाली हैं, तो अब पहले जिसकी शादी पड़ेगी उसी को वो 9 लखा हार मिलेगा। मैं कल तुम्हारे जीजा जी से बात कर रही थी तो वो यही मुझसे कहे
कहीं देखो अभी पैसे का इंतजाम नहीं है तो पहले जिसकी शादी हो उसे वो 9 लाख का हार गिफ्ट कर देना, और बाद में जिसकी हो उसके लिए कोई देखेंगे बाद में कोई हल्की फुल्की झुमकी। तुम तो जानती हो ना कि अब सोना कितना महंगा हो गया है। देखो उनका यही मानना था कि हम दोनों ने जो खरीदा है वो या तो उनकी बहन को मिले या तो मेरी बहन को मिले। फिर ये तय हुआ कि कैसे पता करें कि किसको मिले, तो उन्होंने कहा पहले जिसकी शादी हो उसी को गिफ्ट कर देना। ननद जी तो शादी करने से रही, अब चलो तुम्हारी हो रही है तो मैं तुम्हें ही गिफ्ट कर दूंगी। हाँ, तो तुम्हारे जीजा जी ने और मैंने यही तय किया है कि पहले जिसकी शादी होगी उसी को ये 9 लाख का हार मिलेगा, क्योंकि मैं तो अच्छे से जानती थी ना कि उनकी बहन तो अभी शादी से इनकार कर रही है, वो तो शादी करने से रही, तो वो हार तुम्हारा हुआ बहन। हाँ हाँ ठीक है, बस तुम तैयारी करो शादी की, मैं तुम्हें वो गिफ्ट जरूर दूंगी। हे भगवान, 9 लाख का हार! सोना आजकल कितना महंगा हो गया है, और आज नहीं तो कल भैया भाभी मेरी शादी करेंगे ही, मम्मी भी मेरी शादी करेंगी ही। वो लोग ऐसे तो मानने से रहे। खैर, अजय का परिवार जैसा भी हो ठीक ही ठाक था, पर शादी में मुझे 9 लाख का हार मिल रहा है। एक बार हार लेके शादी कर ही लेती हूँ, क्या ही चला जाएगा। देखूंगी, अगर अजय अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं होता है ना तो मैं अजय को छोड़ दूंगी, वापस से आकर इसी घर में बैठ जाऊंगी। तब तो किसी के पास कोई बहाना भी नहीं रहेगा मुझे इस घर से निकालने का। वाह, ये बढ़िया प्लानिंग है मेरी। चलती हूँ, माँ से बताती हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब तो जो भी हो, पहले शादी तो मेरी ही होगी, भाभी की बहन की नहीं। हाँ, लगता है तुम मेरी चाल में फंस गई ननद रानी। माफ़ करना मुझे एक बार फिर से तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना पड़ा, पर करूँ क्या, मजबूरी है मेरी। मेरे पति इतने मुश्किल से रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, तुम ऐसे ही इनकार करती रही तो वो बेचारे तो थक जाएंगे। अभी तो उन्हें अपने बच्चों की शादी के बारे में भी सोचना है, और ऐसे ही तुम थका डालोगी हमें तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। भगवान तुम्हारी जोड़ी सुखद बनाए, अजय की मम्मी तुम्हें अच्छे से सुधारे और तुम खुश रहो उस परिवार में। मेरी बस यही इच्छा है कि सुखी से रहो अपने परिवार में, इतना सुखी रहो कि वापस से तुम्हें अपने मायके की याद ना आए। देखिए भैया, बात तो आपको समझनी होगी कि बिट्टी केवल मेरी अकेले की बहन नहीं है, आपकी भी बहन है। मैं भी जितना कमाता हूँ, मैं भी इस घर के खर्च चलाने में मदद करता हूँ। मेरा भी अपना परिवार है भैया, मैं अकेले तो बिट्टी की शादी नहीं करवा सकता ना, तो आपको भी तो कुछ ना कुछ मदद करनी ही होगी ना। हाँ, तो मैं मदद करने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, बिट्टी मेरी भी बहन है, पर मेरे जितना सामर्थ्य है मैं उतनी ही मदद कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा की नहीं। भाई, ज़्यादा की बात हो तो फिर रिश्ता कैंसिल ही कर दो, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरे अपने भी खर्चे हैं, और फिर माँ, पिताजी की भी तो बेटी है ना बिट्टी, तो उन्होंने कुछ इसके लिए भी तो रखा होगा ना। आप पिताजी से बात क्यों नहीं करती? क्या सारा खर्चा हम ही दोनों का है? पिताजी को कुछ नहीं करना है? माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिताजी भी तो अपना नौकरी कर रहे हैं और घर खर्च में भी इतना मदद नहीं करते। अपना वहां जाकर बैठे हैं अपना दूसरे शहर में, यहाँ आते जाते भी नहीं जाता। आप उनसे बात करो ना, अब अपनी जिम्मेदारियां उठाने का उनका समय आ गया है। बिट्टी हमारे घर की इकलौती बेटी है, तो क्या इसकी शादी में भी कोई खर्चा देने वाला नहीं है? मैंने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है जिसमें वो लोग दान दहेज खुद ही नहीं मांग रहे हैं। बिट्टी उनको पसंद है और बिट्टी को अजय पसंद है। माँ, इससे अच्छा रिश्ता हमें दोबारा मिलेगा भी नहीं। दान दहेज देने के लिए हमारे पास कुछ है तो है नहीं, कम से कम अच्छा घर परिवार मिल रहा है, तो शादी तो अच्छे से कर देनी चाहिए। बारातियों का स्वागत और शादी में जो कुछ भी देन लेन होता है थोड़ा मोड़ा, वो तो करना ही पड़ेगा ना। क्या उतना भी नहीं कर सकते हम? बिट्टी के दो भाई हैं, उसके पिता हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। भाई और पिताजी तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मैं ही एक प्राइवेट कर रहा हूँ, तब पर भी मैं अपने हिसाब से खर्च करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन और लोगों को भी तो हाथ आगे बढ़ाना होगा, मैं अकेला ही तो सब नहीं कर सकता ना माँ। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ। होगा देंगे पैसे, नहीं तो मैं अपने गहने बेच दूंगी, पर अपनी बेटी की शादी मैं धूमधाम से करूंगी। मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाए। अजय मुझे भी पसंद है और उसका घर परिवार भी। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों में से किसी एक के सर पर अकेला बोझ नहीं आएगा। बिट्टी मेरी बेटी है और उसके पिता को, उसकी माँ को भी उसकी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों का अपना भी परिवार है, उसे भी देखना है, संभालना है तुम लोगों को। ठीक है, मैं अपने हिसाब से जो हो सकेगा मदद करूंगी, और बिट्टी के पापा से भी मैं आज ही बात करूंगी। तुम लोग चिंता मत करो, बिट्टी की शादी धूमधाम से होगी। अच्छा ठीक है, आप लोग अपना बातचीत करिए। आप लोगों को जो बात करनी थी मैंने कर ली, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तो चिंता मत कर मेरी लाडो, तू मेरी बेटी है, मैं तेरी शादी धूमधाम से ही कराऊंगी।
धूमधाम से तो होगी ही, शादी चाहे जैसे हो, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। 9 लाख का हार जो मेरे पास आने वाला है, मुझे जल्द से जल्द ही शादी करनी है। बस वो हार मुझे मिल जाए, बाकी तो शादी रहे ना रहे, निभानी पड़े या दूसरे दिन ही तलाक हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा आराध्या, मैं भी जरा बैंक जाकर देखता हूँ कि खाते में कितने पैसे हैं और कैसे क्या अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। देखा ना आराध्या, शादी की बात सुनते ही कितना ज्यादा घर में टेंशन का माहौल हो गया, पैसे पैसे की किल्लत हो गई। इसीलिए कह रही हूँ अभी कोई बिजनेस शुरू नहीं करते हैं, अगर लॉस हो गया ना तो हम झेल भी नहीं पाएंगे। देख रही हो ना, वैसे ही इस घर में अभी पैसों की कमी पड़ी हुई है और इतनी जल्दी कोई बिजनेस चमकने वाला भी नहीं है। अरे भाभी, आप तो हर बात को बस अपने से ही जोड़कर चलने लगती हो। आपके दुखी रहोगी तो पूरा परिवार सुखी हो जाएगा क्या? आप जरा सा कुछ बचा लोगी, उसने में क्या बिट्टी की शादी हो जाएगी? शादी का खर्चा ऐसे ही निकलेगा जैसे मेरे पति ने कहा है। सब आपस में मिलजुल कर थोड़े बहुत जुटाएंगे पैसे तो हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। शादियाँ ऐसे ही होती हैं, घरों में जितने लोग होते हैं सब थोड़ा ना थोड़ा मदद करते हैं और शादी अच्छे से निपट जाती है। आप चिंता मत करो, उसके लिए आपका बिजनेस बंद करने की बात कहाँ से आ गई? आपको अपने पैरों पर खड़ा होना ही है। ऐसी ज़िंदगी कब तक जिएंगी आप? इतने सालों में जीते जीते आप थक नहीं गए ऐसी ज़िंदगी? देखिए, मैं ना वो बाज़ार से कुछ प्लास्टिक वाले डिब्बे लेकर आई हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा सा खाना पैक करके सबको कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर देंगे। यहाँ इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरे वाले मोहल्ले में, और देने ना मैं खुद जाऊँगी। आप चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा। मंदिर दर्शन के बहाने कल सुबह मैं जाकर सबके घरों में वो डिब्बे दे आऊँगी। देखना फिर ऑर्डर की बौछार हो जाएगी, बौछार। समझिए आप? ठीक है, अब जैसा तू समझ, मैं क्या ही बोलूं तुझे, तू मानने वाली तो है नहीं। इकट्ठा मुझे कितना काम करना पड़ रहा है दोस्तों, देख रहे हैं ना आप लोग। किसको किसको संभालूं, अपनी सास को संभालूं, अपनी ननद को संभालूं, अपनी जेठानी को संभालूं, या अपने बेचारे भोलू भालू पति को संभालूं। अब करूं क्या मैं? इतना कुछ करना पड़ रहा है मुझे अकेली को, लेकिन मैं सब हैंडल कर लूंगी। बस आप लोग अपना साथ यूं ही बनाए रखना। मेरे ससुराल की कहानी का अंतिम और तीसरा भाग आपको कल देखने को मिलेगा, तो देखना मत भूलिएगा मेरी इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग, जो कि कल आएगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा दोस्तों। पर आप लोग ना हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। और अपना प्यार और विश्वास यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर भी ज़रूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हमें लिखना मत भूलिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर ना दोस्तों मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। फिर मैं चलती हूँ दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारी इस तरह की कहानी आपके पास हर दिन पहुँचती रहे। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी कल आपको अपनी इस कहानी के तीसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।